Assalamualaikum students, welcome back to my channel Knowledge Sphere. I hope you all are doing well और आप सब ठीक होंगे। बेसिकली कुछ दिनों से मैं बहुत बिज़ी थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ एनर्जेटिक होकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। ओके जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, पास्ट टेंस की एक टाइप पास्ट इनडेफिनेट टेंस जो है उसके बारे में बताऊंगी और उसके एक्टिव पैसिव के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके एक्टिव पैसिव भी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इनडेफिनेट टेंस के बारे में बताऊंगी, जो कि पास्ट टेंस की एक टाइप है, और उसके एक्टिव पैसिव के बारे में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, नाउ टेक आउट योर पेन एंड कॉपी और रजिस्टर to note down all the queries related to past indefinite tense in detail. ओके जी स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना जिसे हम कहते हैं, इन विच समथिंग हैज़ डन। ठीक है, जो मतलब वो जो काम हो चुका है पास्ट टेंस में, मतलब कि गुजरे हुए ज़माने में, उसमें मैं आपको आज एक टाइप पास्ट इंडेफिनेट टेंस करवाऊंगी। ठीक है, जिसकी पहचान उर्दू में था, थी, थे होता है। ठीक है, इसको मैं आज आपको डिटेल से करवाऊंगी। तो चले हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस करते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। वी यूज सेकंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस एंड देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी तरह आएगा। ये आपको क्लियर होगा जी एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलें जी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर। ठीक है, ही आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। रोट आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ लेटर आपके पास ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? क्या आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई है। ठीक है, और इसकी उर्दू में निशानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, था, थी, थे। ये आप नोट डाउन कर लें। ओके, इस तरह स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और यानी कि सब्जेक्ट के बाद फॉरन वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ नहीं होता। चलें जी, अब हम चलते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, मनफी जुमले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जिससे हम लोग बहुत से आगे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझ लें कि नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड नॉट यूज होता है। ठीक है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ठीक है, सो इन नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड नॉट इज यूज्ड, एंड आफ्टर डिड always first form of verb is used. So take an example, जो पीछे मैंने एग्जाम्पल करवाई थी फॉर्मेटिव की कि he wrote a letter, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आप लिखेंगी he did not राइट आ लेटर। ही रोट अ लेटर से आपको पता चल गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर में बोला जाता है कि इसका नेगेटिव बनाएं, तो आपको पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव में आपको पता है कि डिड नॉट यूज होता है, सो आप लिखेंगे ही डिड नॉट राइट अ लेटर।
ओके जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट यूज होता है डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे कि फॉर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज होता है। ओके, आई होप इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, हमने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कर लिए। अब तीसरी टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम सवालिया जुमले होते हैं, ठीक है, जिनमें हम सवाल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा बच्चे याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है आपके पास स्टार्ट में आ जाता है। तो इसके फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो होता है डिड। नेगेटिव में डिड नॉट और इंटरोगेटिव में डिड आपके पास स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी, ही रोट अ लेटर। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये पास्ट इनडेफिनेट का टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो इसलिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड। तो डिड आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद रोट की हमेशा डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी डिड यूज हो गया सेंटेंस में तो आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है। सो डिड ही राइट अ लेटर। did comes at the start of the sentence, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, did यानी helping verb comes at the start, then subject, उसके बाद verb और verb के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देख लें, डिड ही राइट अ लेटर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया और आपको ये भी पता चल गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गए। ओके, नेगेटिव भी क्लियर हो गए, इंटेरोगेटिव भी क्लियर हो गए। ठीक है, अब 4 टाइप आती है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो भी देख लें। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ये होता है कि सवाल भी साथ हो रहा होता है और साथ मनफी जुमले दोनों साथ आ जाते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल यही हो सकती है कि डिड ही नॉट राइट अ लेटर, यानी कि डिड उसी तरह इंटेरोगेटिव में जिस तरह शुरू में आता है उसी तरह आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक नॉट का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव का जैसा जुमला होता है वैसे ही होता है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपके पास नॉट आ जाता है। तो हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, यानी कि डिड स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद आगे बाकी सेंटेंस। ठीक है, लेकिन याद रखें जिस सेंटेंस में डिड आ गया उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ठीक है, ये चारों की चारों टाइप्स मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। ठीक है, आप नोट कर लें, उनका स्ट्रक्चर याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज की इस वीडियो में एक्टिव पैसिव भी करवाना था। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की जितनी भी टाइप्स करवाई हैं उनके एक्टिव पैसिव डिटेल से करवा दिए हैं। अभी मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव करवाऊंगी। ओके, एक्टिव मैंने आपको बताया था वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, और पैसिव वो होते हैं इन विच सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग बट अ वर्क इज डन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जिसमें आप सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, एक्टिव में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट इज डूइंग वर्क, लेकिन पैसिव वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द वर्क बट समथिंग इज डन ऑन द सब्जेक्ट, कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव एक्टिव की तरफ आते हैं। ठीक है, सो एक्टिव तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है, भी पीछे जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट काम कर रहा था वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, पैसिव पे आते हैं, तो पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, वो किस तरह, इसके रूल्स मैंने आपको बताए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और थर्ड फॉर्म यूज होती है और बाय यूज होता है। ये चारों रूल्स हर किसी में सेम होते हैं, और लास्ट फिफ्थ रूल जो है हेल्पिंग वर्ब, वो आपके पास सिर्फ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर टेंस के लिहाज से आपके पास हेल्पिंग
वर्ब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर टेंस की अलग इसमें निशानी होती है, ठीक है। अब आपके पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है फॉर्मेटिव सेंटेंस में वो कोई भी नहीं होता, ठीक है। फॉर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होता, लेकिन इसके पैसिव में आप वॉज और वर यूज करते हैं, ठीक है। इसके पैसिव में क्या यूज करते हैं आप, वॉज एंड वर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के याद रखिएगा कि फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन इसके पैसिव में हमेशा वॉज वर्ड यूज होता है। ये टेबल बनाती हूँ मैं, अभी देख लें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है फॉर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो नहीं होता, जिसकी वजह से लेकिन इसके पैसिव में हम वॉज वर यूज करते हैं। लेकिन इसके जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें डिड यूज होता है, लेकिन वो डिड भी आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, वॉज और वर्ब। यानी कि कहने का ये मतलब है, इसकी कंक्लूजन ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड होता है, ठीक है, यूज होता है। लेकिन जितने भी आपके पास मतलब जो चेंजिंग्स हैं वो आपके पास पैसिव में जाकर क्या हो जाएंगी, वॉज वर में मतलब चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चाहे आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, लेकिन इसके पैसिव में वॉज और वर यूज होगा, ठीक है। और फॉर्म आपके पास आपको पता है कि सेकंड यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन उसके पैसिव वॉइस में आपके पास थर्ड फॉर्म यूज होगी। हर पैसिव में आप याद रख लें कि थर्ड फॉर्म यूज होती है, ओके। हर टेंस के पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपके पास बस चेंज होते रहते हैं। अब ये आपको एक एग्जांपल से क्लियर होगी, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो डिस्कस मैंने आपसे की है, और वो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने दी थी ही रोट अ लेटर, ओके। अब आपके पास ही रॉट अ लेटर को देखकर पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता और आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसा कि रोट यूज हुई है। अब इसके पैसिव में आपने क्या लगाना है, वॉज वर लगाना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, ठीक है। तो लिखे से ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, आ लेटर, और उसके बाद फॉरन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आ लेटर वॉज, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, ठीक है। तो आ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। मैंने आपको बताया था ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, दे देम में चेंज होता है, और वी जो है वो आपके पास अस में चेंज होता है। और बाकी मैंने आपको डिटेल से प्रेजेंट टेंस सब करवा रही थी तो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, एटसेट्रा। अब आपको समझ आ गई कि ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह वाज वर यूज किया, और जो आपके पास वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें आ लेटर जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद जो ही है उसकी जगह आपने ऑब्जेक्ट में हिम यूज कर दिया, ठीक है। अब अगर बेटा यहाँ पे लेटर की जगह लेटर्स होते तो हम वर यूज करते, ठीक है। तो आपने इस बात से वो नहीं करना कि अगर पीछे आपके पास देखिए सिंगुलर था ना ही, तो अगर लेटर्स भी यूज हुआ होता तो फिर भी आप वाज यूज किया, ऐसे नहीं करना। अब लेटर आपके पास जो है यानी जो लेटर्स है वो अब आपके पास सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। पहले वो ऑब्जेक्ट था, अब वो सब्जेक्ट बन गया है, तो अब आपने उसके मुताबिक वाज वर्ब को यूज करना है, ओके। और अगर इसी तरह आप देखें, अगर इसका नेगेटिव बनाए ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो उसको भी बहुत आसान है कन्वर्ट करने का तरीका, वो ये है अ लेटर उसी तरह आ जाएगा। डिड की जगह मैंने बोला था फॉर्मेटिव हो चाहे डिड हो, जो भी हो, जिस तरह के भी सेंटेंसेस हों, आपने उसमें वाज यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। सो क्या हो जाएगा कि अ लेटर वाज, सिर्फ एक नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, उसका पैसिव बनाना है। तो लेटर वाज नॉट रिटन बाय him, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और आपको कंप्लीट इसके बारे में समझ आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट के हम क्या यूज़ करते हैं, और वैसे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप सब चीज़ें नोट कर लें अपने पास, इंशाल्लाह आपको जो है ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आप बेशक इसका एक टेबल बना लें और अपने पास लिख लें और अपने पास नोट कर लें, ताकि आपको हमेशा याद रहे। Okay, जी students, thanks for watching this video. Subscribe my channel, like and share this video. Press the bell icon button to see more and more informative video. Thank you so very much.